हेलो स्टूडेंट, मॉर्निंग। कल हमने वर्धन वंश के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, शुंग वंश, सातवाहन वंश, हर्यक वंश, और लास्ट में हमने पढ़ा था वर्धन वंश। ठीक है, तो वर्धन वंश में हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा कि हर्षवर्धन प्रतापी शासक था और जीवन में जो भी उसने कुछ कमाया वो सब कुछ दान दे दिया। पीछे बताया भी था कि भाई 12 महीने में एक ही बोध सभा का आयोजन करता था और बोध सभा में जो भी वो धन दौलत कमाता था उसको दान में देता था, लोगों में, गरीबों को बांट देता था। उसके बाद का जो वंश है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईसा पूर्व में गुजरात में हुई। तो नागभट्ट प्रथम है। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम नामक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की। कहाँ की? गुजरात में। कब की? 725 ईस्वी में। अतः इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। ठीक है, तो इस वंश का नाम पड़ा गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। इससे पहले जो शासक हुए नागभट्ट प्रथम वह है शक्तिशाली था, वीर था। ठीक है, इसलिए इसने गुजरात में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ठीक है, लेकिन नागभट्ट प्रथम ने कोई उपाधि धारण नहीं की। वत्सराज ऐसा पहला शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, और ये नागभट्ट द्वितीय है वत्सराज का पुत्र ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने हरा दिया। उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 ईस्वी तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा भोज प्रथम था। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था? राजा भोज, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। और जो नागभट्ट द्वितीय का क्या था? पौत्र था, यानी पोता। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। नागभट्ट का जो पुत्र था मिहिर भोज के समय अरब व्यापारी सुलेमान भारत यात्रा पर आया था। अगला सम्राट जो था वो महेंद्रपाल था, जो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। तो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र मिहिर भोज के बाद जो शासक बना वो महेंद्रपाल था। ठीक है, महेंद्रपाल के समय राजशेखर ने कर्पूर मंजरी नाटक की क्या की? रचना की। महेंद्र का पुत्र महिपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महिपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महिपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि सोमनाथ को कई बार लूटा था मोहम्मद गजनवी ने, जो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, जब मोहम्मद गजनवी ने 1013 ईस्वी में आक्रमण किया सोमनाथ पर, तो राज्यपाल वहाँ से भाग छूटा। ठीक है, और बाद में उसने उसकी महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार कर ली।
इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार डाला और उसके स्थान पर किसको, राज्यपाल को मार डाला। ठीक है ना, राजपूत राजाओं ने राज्यपाल को मार डाला और उसके स्थान पर त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौर वंश का उद्भव होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रत्याहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया गया। गुर्जर प्रत्याहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया। गुर्जर प्रत्याहार के बाद है चोल वंश। यह प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य थे पांडे अथवा चेर अथवा केरल। ये केरल था, चेर वाला था, ये दक्षिण का था, और ये चोल है, ये उत्तर भारत का। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। यानी उत्तर भारत में दक्षिण भारत में तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है वो तमिली है। तो चोल राज्य के जो निवासी थे वो तमिली वासी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहन किया। त्रिवल्लुपुर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंगल से युद्ध किया। सिंगल मतलब श्रीलंका से। किसने? करिकाल ने। ठीक है, करिकाल ने श्रीलंका से भी युद्ध किया, क्योंकि देखो साउथ में अपने लास्ट में तमिलनाडु ही पड़ता है। तमिलनाडु के फिर तमिलनाडु से समुद्र के रास्ते आगे श्रीलंका है। तो उसने सिंगल यानी श्रीलंका, प्राचीन नाम है श्रीलंका का सिंगल, उससे भी युद्ध किया। युद्ध बंदियों से कावेरी नदी किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। और युद्ध में जो बंदी बनाए सिंगल के लोग थे उनको कावेरी नदी किनारे ला करके 100 मील लंबा बांध का निर्माण करवाया। वह चोलों की राजधानी को उरयूर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 1907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र प्रांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। चोल राजा क्या हो गया, पेज गायब हो गया, किधर हो गया, मिलेगा। ये है चोल राजराज प्रथम। चोल शासक है राजराज प्रथम। 985 से 1013 ईस्वी जो सोमनाथ पराक्रम उस समय संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंगल द्वीप श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजराज प्रथम। ठीक है, जिसने पूरे दक्षिणी भारत पे क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर ब्रह्मदेश्वर मंदिर बनवाया। इंपॉर्टेंट है। तो तंजौर इनकी राजधानी थी दक्षिणी भारत में। वहाँ पे उसने भगवान शिव का एक मंदिर है, राजराजेश्वर ब्रह्मदेश्वर मंदिर बनवाया तंजौर के अंदर। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम 1016 से 1044 के पास शक्तिशाली नौसेना थी, जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं किलिंग पार करके ओड़, उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची। अब देखो, अब इस राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया को भी जीता। दक्षिण भारत से वो
पूर्व की ओर आगे बढ़ा, उत्तर की ओर आगे बढ़ा, उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता। तो गंगा के आसपास के क्षेत्र को जीत करके उसने क्या किया, एक उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने, गंगे कोड की। ठीक है, देखो ये जो उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक ही भी पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कोड की उपाधि धारण की। इंपॉर्टेंट है, किस राजा ने, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड की उपाधि धारण की, क्योंकि इसने गंगा के आसपास के क्षेत्र को जीता। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजाधिराज चालुक्य 1044 से 54 ईस्वी चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोप्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1022 को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया और वो था चोल शासन। तो चालुक्य के बाद चोल शासन। फिर है चालुक्य चोलों ने मिलकर नए वंश की स्थापना की, वो था, उसने 40 वर्षों तक क्या किया, शासन किया। अब जो है चोल प्रशासन, यानी चोल काल में राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित। ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 भागों में बटा हुआ था। इन 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको मंडलम कहा जाता था। प्रांतों क्या कहा जाता था, मंडलम। मंडलम के उपविभाग कोट्टम होते थे। कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी, यानी राजा पर कोई किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। भूमि की उपज का 1/6 भाग, भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग यानी 1/6 भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जाता था, क्योंकि चोल काल में सोने के सिक्के प्रचलित थे। एक तो समुद्रगुप्त के समय, ठीक है, एक हर्ष के समय सोने के सिक्के चला करते थे, या चोल शासन के समय। तो जो कर के रूप में क्या होता था, या तो अनाज लिया जाता था या स्वर्ण मुद्राएं ली जाती थी। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। इंपॉर्टेंट है, देखो कासू वैसे तो होता है कासा, लेकिन सोने का सिक्का कासू कहलाता था चोल शासनकाल में, जो 16 ओस का होता था। मतलब ओस क्या होता है, वजन होता है। जैसे आजकल ग्राम है ना, वैसे इकाई होती थी वजन की, नापतोल की, जो 16 ओस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। चोल कला, चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं। तो चोल काल में जो स्थापत्य शैली थी वो कौन सी थी, द्रविड़ शैली। अब इस शैली की विशेषताएं क्या है, वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त बृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह चाली, ब्रैकेट था, संयुक्त स्तंभ आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, राजराजेश्वर का ब्रह्मदेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित है, तंजौर में, पीछे भी आया है। किस शैली में बना हुआ है, द्रविड़ शैली में, क्योंकि दक्षिण भारत में जो चोल काल में जो शैली चला करती थी वो द्रविड़ शैली थी। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की, नहर प्रणाली ना चोलों की देन है। दक्षिण भारत में नहर प्रणाली चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं।
चोल युग की, देखो एक मूर्ति है जो कांसे की मूर्ति है। कई बार अपने ड्राइंग बॉक्स होते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स, उन पे देखते हैं शिव का नृत्य करती हुई मूर्ति, तो वो यही है। चोल काल की बनी हुई मूर्ति है वो। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। समाज चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, यानी किस धर्म के उपासक थे? शिव के। राजा धीराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियों की संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। अब है पल्लव वंश। इस वंश के शासक अर्काट, मद्रास, चित्रानपल्ली तथा तंजौर के आधुनिक जिलों पर राज्य करते थे। शिलालेखों में पहले पल्लव राजा को उल्लेख कांची के विष्णु गोप का मिलता है। पल्लवों में सिंह विष्णु 6वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में सिंहासन पर बैठा। उसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक पल्लवों ने राज्य किया। प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 625 ईस्वी, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय, नंदी वर्मा द्वितीय तथा अपराजित। महेंद्र वर्मा महान वास्तु निर्माता था। उसने पत्थरों को तराशकर अनेक मंदिर बनवाए। महेंद्र वर्मा प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक नाटक भी लिखा। मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मा ने लिखा प्रथम ने। उसने महेंद्र तालाब भी खुदवाया। उसे लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? पराजित किया था। पीछे भी आई थी ये बात। महेंद्र के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर दिया और उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। परंतु चालुक्यों ने 655 ईस्वी में इस हार का बदला ले लिया। चालुक्य राजा विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार कर लिया। प्रारंभिक पल्लव राजाओं ने मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना की और वहां पर 5 रथ मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ चट्टानों को तराशकर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं। कांची में भी पल्लव राजाओं ने मंदिर बनवाए। पल्लव शासकों में कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के। चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे अपन कल। आज इतना ही, ठीक है। इसका मतलब अच्छी तरह से अध्ययन करना, ताकि इनके जो महत्वपूर्ण राजा हैं उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियाँ हासिल की, ठीक है, कौन कौन से कार्य करवाए, कौन कौन से युद्ध हुए, ठीक है। ये सारे दक्षिणी भारत से संबंधित हैं, तो इनको अच्छे से थोड़ा अध्ययन करना अपने स्तर पे अध्ययन करोगे तो खुद एक बार वीडियो देखने के बाद खुद एक बार आप किताब पढ़ोगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि मतलब कौन कौन से वंश में कौन कौन से प्रतापी राजा हुए, उन किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया, ठीक है, कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण हुए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट पीरियड में, ओके।